हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती के लिए। और आज हम कविता पढ़ने जा रहे चांदनी रात का ये दूसरा भाग है और इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। जी हाँ बच्चों, इसके पहले मैंने आपको इन अनुदेशों के बारे में बताया था तो आप समझ चुके होंगे। मैं चाहता हूँ इन अनुदेशों का पालन कीजिए ताकि किसी तरह की परेशानी हमको ना उठानी पड़े बच्चों। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त का परिचय भी पिछले भाग में मैं आपको दे चुका था, लेकिन मैं कुछ और ज़रूरी बात आपको गुप्त जी के बारे में बताना चाहूँगा। जानकारी जितनी रहे उतना ज़्यादा अच्छा, और जो रचनाकार है उनके बारे में तो हमको पता होना ही चाहिए। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हम जानते हैं 3 अगस्त 1886 में हुआ था, लेकिन ये अपने पिता सेठ रामचरण कनकनी और माता काशीबाई की तीसरी संतान के रूप में उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिरगांव में इनका जन्म हुआ था। और आपको ये बताते हुए मुझे हैरानी होगी बच्चों कि 12 वर्ष की अवस्था में गुप्त जी ने ब्रज भाषा में कनक लता नाम से कविता रचना आरंभ कर दी थी, सिर्फ 12 वर्ष की अवस्था में। और इतने बड़े कवि जिन्हें गांधी जी ने स्वयं राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, क्या आपको पता है बच्चों? ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम में आज़ादी के लिए जेल भी गए थे। जी हाँ, 16 अप्रैल 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण अंग्रेजी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। पहले उन्हें झांसी और फिर आगरा जेल ले जाया गया, लेकिन हमेशा की तरह आरोप सिद्ध न होने के कारण उन्हें 7 महीने बाद छोड़ दिया गया। कोई आरोप तो अंग्रेजी सरकार लगा नहीं सकी, लेकिन 7 महीने तक उनको जेल में रहना पड़ा। आज़ादी के बाद 1952 से लेकर 1964 तक ये राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए थे। 78 वर्ष की आयु में 2 महाकाव्य, 19 खंड काव्य, काव्य गीत, नाटिकाएं आदि लिखने के बाद 12 दिसंबर 1964 को दिल का दौरा पड़ने पर साहित्य का एक जगमगाता सितारा हमेशा के लिए अस्त हो गया। 19 खंड काव्यों में से एक खंड काव्य पंचवटी और पंचवटी की छोटी सी कविता चांदनी रात, जो हम यहाँ बच्चों देख रहे हैं। चांदनी रात की कविता आपके सामने यहाँ पे उपस्थित है। इस कविता का पाठन मैंने पिछले कक्षा में किया था बच्चों। इस बार भी मैं आपके सामने इसका पाठ करूंगा, लेकिन कमाल की बात है मैं इसका पाठ गाकर करूंगा। जी हाँ बच्चों, मैं गाने जा रहा हूँ और आप सभी लोग अपने अपने कान बंद कर लीजिए। जी नहीं, मैं नहीं गा रहा हूँ, लेकिन YouTube से साभार लिया इस कविता का एक गीत मुझे मिला जो गाया गया है, तो मैं उसे यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ और उसके बाद हम उसके सरल अर्थ की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनिए। चांदनी रात, मैथिली शरण गुप्त। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वो निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटिके कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना।
जाग रहा ये कौन धर नूर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। जी हाँ बच्चों, तो कैसा लगा आपको ये शानदार कविता? ठीक है, तो कविता जितनी सुंदर सुनाई दे रही है उतनी ही सुंदर ये कविता है भी। अब हम आगे के हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप देख रहे हैं बच्चों, इसके पहले हमने देखा था चांदनी रात में किस तरह से प्रकृति का वातावरण था। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी, पुलक प्रकट करती है धरती, है ना, हरित तृणों के नोकों से क्या ही स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी। ये सब हमने देखा। बंद नहीं होते नियति नटी के कार्यकलाप, सारे कार्यकलाप चलते रहते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से जो संध्या है, संध्या से सवेरा हो रहा है, रात से सवेरा बढ़ रहा है। मैंने शुरुआत में आपको कहा था पिछली कक्षा में कि पर्सोनिफिकेशन में ये कविता लिखी गई है, यानी मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण किया है कवि ने, और उस तरीके से वो हमको यहाँ पे समझा रहे हैं। कैसे, ये देखिए। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। है बिखेर देती वसुंधरा, मतलब वसुंधरा का अर्थ क्या है बच्चों? धरती, पृथ्वी। अभी कवि कहते हैं कि धरती रात के समय मोती जैसे चांद तारे चारों ओर बिखेर देती है। अब धरती तो ये काम करती नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण प्रक्रिया में प्रकृति के बारे में कवि कहते हैं कि धरती माँ जो है रात के समय मोती और चांद तारे चारों तरफ बिखेर देती है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, रात भर तो चांद और तारे चमक रहे, लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सूरज अर्थात रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। जैसे ही सवेरा होता है, सूर्य अर्थात रवि इनको इकट्ठा करके अर्थात बटोरने लगता है। क्यों? क्योंकि सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे गायब हो जाते हैं। तो कवि अनुमान कर रहा है कि सूरज ने यानी रवि ने उन्हें बटोर लिया, इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके अपनी पोटली में बंद कर दिया। बोला जब तक मैं जाग रहा हूं तब तक तुम विश्राम करो, है ना बच्चों। तो इस तरह से कवि ये बताते हैं कि जब सब कुछ सो जाते हैं, हम सब सो जाते हैं, उस वक्त वसुंधरा चांद तारे बिखरा देती है, सौंदर्य बढ़ा देती है रात का। और फिर जैसे ही सवेरा होता है वैसे ही सूरज उन्हें अपने पास कवर कर लेता है। अब रात के बाद सूरज आया, लेकिन सूरज के बाद अब फिर रात आएगी। पहले शाम आएगी, फिर रात आएगी। तो यहाँ पे भी देखिए उगता हुआ सूरज धीरे 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 अपनी ढलान की तरफ आगे बढ़ रहा है ना। तो अब हुआ क्या, वहां तो रात ने चांद तारे फैलाए और सवेरे ने चांद तारे इकट्ठा कर लिए। आगे गुप्त जी क्या कहते हैं यहाँ देखिए। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। कौन? रवि यानी सूरज। सूरज क्या किए? बटोर लिए, सब कुछ बटोर लिया। तो अब कवि कहते हैं कि सुबह होते ही बटोरे हुए मोती यानी चांद तारे सूर्य जो है विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है। संध्या यानी शाम, और जिससे शाम होने पर फिर चांद और तारे आकाश में चमकने लगते हैं, जिस कारण रात फिर से प्रकाशित होती है और नए रूप को लेकर छलकने लगती है। तो ये चक्र देख रहे हैं आप बच्चों, दिन रात रात दिन, ये चक्र हमेशा नियमतः चलता रहता है, रुकता नहीं है कभी भी, हमेशा। तो रात ने सूरज को दिया, सूरज ने शाम को दिया, लेन देन की प्रक्रिया भी अपने आप आगे बढ़ती जाती है ना बच्चों। और इसी तरह से शून्य श्याम तनु यानी शरीर, श्याम यानी रात का, शाम शून्य यानी एकदम शांत वातावरण में ये नया रूप रात का छलकने लगता है। और ऐसे समय में देख रहे हैं ये समुद्र का पानी, क्या बात है, एकदम खलबला रहा है। लेकिन ऐसे समय में पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। पंचवटी मैंने आपको बताया था बच्चों, 5 वटों का समूह, वो जगह जो महाराष्ट्र में नासिक में गोदावरी तट के किनारे पर है, वो जगह पे जहाँ पे सीता मैया, राम प्रभु और श्री राम ने अपने वनवास का काफ़ी, लक्ष्मण जी ने अपने वनवास का काफ़ी बड़ा वक्त बिताया था, उसी जगह का ये वर्णन यहाँ पे है। ये देखिए, ये है कुटीर, पर्ण कुटीर यानी पत्तों से, फूल पत्तों से, लकड़ियों से बना हुआ है छोटी सी झोपड़ी। तो पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। पंचवटी की छाया में घास फूस की एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है और उसके सीधे आगे एक स्वच्छ सा साफ पत्थर, और उस पत्थर पर एक निडर योद्धा विराजमान है।
वो निडर योद्धा हम अगले पंक्ति में देखेंगे बच्चों। यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि सीता मैया, राम भगवान और लक्ष्मण जी जब जब सीता मैया राम भगवान कुटिया में विश्राम करते थे तो लक्ष्मण जी उनकी सुरक्षा के लिए पहरेदार का काम करते थे। अपने भाई भाभी को किसी तरह की तकलीफ ना हो, जंगल में आने वाले राक्षसों, जंगली जानवरों से किसी तरह की कोई हानि ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए लक्ष्मण हमेशा प्रहरी के रूप में धीर वीर, धीर यानी जिसमें धैर्य है, वीर यानी जो महान योद्धा है, निर्भीक यानी जो बिल्कुल डरता नहीं है किसी से भी, तो ऐसा शख्स पहरेदारी करता है। और सोचिए जब ऐसा शख्स कोई आपकी पहरेदारी करता है तो आपको किसी भी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे सबसे बड़े पहरेदार तो हमारे स्वयं के ईश्वर हैं। तो पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। ये है जाग रहा ये कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। ऐसे समय में कवि कहते हैं कि इस आनंद भरी रात में जब सभी प्राणी सोने का आनंद ले रहे हैं, पूरी प्रकृति के सभी प्राणी सो रहे हैं, ऐसे समय में, इस समय में ये धनुषधारी, ये धनुर्धारी कौन है? कौन है ये धनुर्धारी जो जाग रहा है जबकि भुवन भर सोता है, सारा संसार सो रहा है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा, इसका अर्थ है कि कामदेव भोगी का कोई ये रूप योगी सा, सन्यासी जैसा दिखाई दे रहा है। कुसुमा युद्ध का मतलब है तो बच्चों कामदेव, और भोगी, कामदेव क्या होते हैं? कामदेव एक भोगी मतलब संसार को भोगने वाले। अगर मैं ये कहूँ कि गृहस्थ व्यक्ति जिनका घर परिवार हो, तो ये शख्स जो यहाँ बैठा है ये लक्ष्मण है तो ये गृहस्थ, हाँ पता चलता है कि गृहस्थ है, लेकिन सन्यासी बना बैठा हुआ है, तो ये कौन है? बना दृष्टिगत होता है यानी दिखाई देता है। बच्चों ये नज़ारा जो है ना, असल में शूर्पणखा देख रही है, और शूर्पणखा सोच रही है कि जब सब कुछ सो रहे हैं, भवन भर सो रहा है, तो ये धनुर्धारी कामदेव सा प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्यों जाग रहा है? शूर्पणखा उनके लक्ष्मण जी के इसी रूप पर मोहित हो जाती है, इसी कर्म पर फिदा हो जाती है। अभी कामदेव कौन है बच्चों? कामदेव को हिंदू शास्त्रों में प्रेम और काम का देवता माना गया है। अंग्रेजी में आप इसे क्यूपिड के नाम से भी जानते हो, रोमन साहित्य में क्यूपिड कहा जाता है ना, तो प्रेम और काम का देवता। उनका स्वरूप युवा और आकर्षक है, एक यंग और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है कामदेव की, तो लक्ष्मण जी भी ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। कामदेव के बारे में कहते हैं कि वे इतने शक्तिशाली हैं कि उनके लिए किसी प्रकार के कवच की कल्पना नहीं की गई है। अब लक्ष्मण भी देखिए इतने शक्तिशाली, बिल्कुल बिना किसी कवच के चुपचाप वहाँ बैठे हैं, हाथ में धनुष बाण है सुरक्षा के लिए, बट कोई कवच नहीं अपने लिए, है ना, सुरक्षा के लिए धनुष बाण है कि अगर कोई अटैक करेगा तो उसका प्रतिवाद कर सके। तो ऐसा शख्स यहाँ बैठा जाग रहा है जब संसार सो रहा है, इस चांदनी रात में ये शख्स जाग रहा है ना। तो यहाँ बच्चों हमारी ये शानदार कविता समाप्त होती है। सरल शब्दों में प्रकृति वर्णन के साथ साथ कवि जो है यहाँ पर इस धनुर्धारी का चित्रण भी करते हैं, जो जहाँ सब सो रहे हों तो कोई जाग रहा है। वहीं ये भी दिखाते हैं कि प्रकृति अपना काम चुपचाप करती रहती है, दिन रात का एक चक्र चुपचाप चलता रहता है। तो इसी तरह से ज़िंदगी है बच्चों, ज़िंदगी हमेशा आगे बढ़ते रहे, चुपचाप चलती रहे, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, बस खुश रहो, प्रसन्न रहो और हर कठिनाई का हम सामना करें। तो बच्चों यहाँ हमारी कविता शानदार समाप्त हुई। अगली कक्षा में इससे संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, कोरोना से लड़ते रहिए, मास्क पहनिए और डिस्टेंस का पालन कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।